क्या आने वाले दिनों में यूपीआई से पेमेंट करना पहले जैसा बिल्कुल मुफ्त नहीं रहेगा? क्या 2020 में खत्म हुआ एमडीआर अब फिर से वापसी करने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हर बार क्यूआर कोड स्कैन करते ही किसी न किसी को अतिरिक्त शुल्क यानी कोई चार्जेस चुकाना पड़ेगा? असल में वित्त मंत्रालय के एक नए प्रस्ताव ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में बड़ी हलचल मचा दी। आखिर सरकार ऐसा कदम क्यों उठाना चाहती है? इससे किसे फायदा होगा, किस पर पड़ेगा बोझ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर आपकी हमारी जेब पर भी पड़ेगा क्या? प्रवीण सर का रुख करेंगे, समझते हैं इस पूरी खबर को आसान भाषा में। सर, 2020 से कहा जा रहा है कि एमडीआर नहीं लग रहा था। क्या अब 6 साल के बाद फिर से क्या कोई फीस लगेगा? क्योंकि देखिए आंकड़े बता रहे हैं कि मोर देन 80%, 85%, इनफैक्ट 88% जो लोग हैं, देश की आबादी वो यूपीआई से पेमेंट कर रही है। फॉर ईज ऑफ कंफर्ट कहिए, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं। अगर 88% लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं और उन पर अगर कोई चार्जेस लगने लगा तो बड़ा सवाल है। आप म्यूट हैं सर जी। हेलो। प्लीज प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए विशाल, ऐसा है कि टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 सरकार आज लेकर आई है और इसके जरिए कई सारे जो हैं काम सरकार करने की कोशिश कर रही है। एक पार्ट उसका विदेशी पूंजी को अट्रैक्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। दूसरा, सरकार यहाँ पर जो यूपीआई या डिजिटल पेमेंट को लेकर कानून लेकर आ रही है, जिनको अब तक टैक्स फ्री की कैटेगरी में डाला गया था, वहां सरकार अब कह रही है कि कौन से जो पेमेंट है जो फ्री की कैटेगरी में रह सकते हैं और कौन से पेमेंट ऐसे हैं जो जिन पर की एमडीआर या जिन पर की शुल्क लगाया जा सकता है। तो अब जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एक प्रीकर्सर है या ये एक इस बात की शुरुआत है कि आगे चलकर आपको जो एमडीआर है वो देना पड़ सकता है, यानी आपको जो यूपीआई का पेमेंट है उसको उस पर पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। सर अब बात आपको आती है रोक कि रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ। सबसे पहले कहानी को आप आगे लिए चलिएगा, लेकिन जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, अगर उनको एमडीआर समझने में थोड़ी तकलीफ हो तो उसको आसान भाषा में थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, देखिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट है बेसिकली ऐसा, ये वो दर है जो बैंकों को या जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स में कौन कौन आ गए विशाल, जैसे फोन पे आ गया, जी, जैसे आपका गूगल पे आ गया। पेटीएम आ गया, जैसे आपका बिल्कुल जैसे आपका रेजर पे आ गया। इस तरह के जो तमाम प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेटर हैं आपके एक आम यूजर के और एक मर्चेंट के बीच में, एक कड़ी है बेसिकली पैसा भेजने की किसी कोई दो पार्टियों के बीच में। अब अभी इनको किसी तरह का पैसा नहीं मिलता है जब कोई व्यक्ति किसी मर्चेंट को पेमेंट करता है उस चीज के लिए। जी, आप गए, आपने किसी दुकान से सामान खरीदा और वहां पे यूपीआई से पेमेंट किया और आप चले आए, और आप न तो यूजर को पे करना पड़ा, ना जो मर्चेंट है उसको पे करना पड़ा, ना ही बैंक को और ना ही जो आपका एग्रीगेटर है जिसमें आपके पेटीएम वगैरह सर्विसेज हो गई। अब जो सरकार कानून लेकर आ रही है इसके तहत अब जो बड़े जो पेमेंट हैं फिलहाल उनके लिए एक पेमेंट को लाया जा सकता है जो 0.3% हो सकता है, 0.2% हो सकता है। यानी आपका जो 1,000 रुपए खरीदा है तो उस पर 3 रुपए का के लगभग का या 2 रुपए का या 4 रुपए का इस तरह का एक पेमेंट की फीस आप पर लग सकती है। जी, अब कहा यह जा रहा है कि ये पेमेंट लगेगा उन पर जो मर्चेंट है या जो बड़े पेमेंट के लिए हैं, तो मर्चेंट्स पर लगेगा। लेकिन आप ये समझिए कि अगर मर्चेंट पर लगेगा फीस लगेगी तो वो यूजर पर ही दरअसल फीस लगेगी, एक आम आदमी को ही उसका पैसा चुकाना होगा। जैसे जीएसटी का है, आपको जीएसटी एक एंड यूजर को जीएसटी देना होता है, संभव है उसी तरह का यहाँ पर भी खेल होगा जहां आम आदमी को फिर पैसे चुकाने होंगे। एग्जैक्टली सर। कोई क्यों ही उतना बर्डन सहेगा, क्योंकि वो सभी ना सभी चीज़ वो पास ऑन होती है कस्टमर पर ही, क्योंकि कस्टमर ही खरीदने जाती है। और वही तर्क दिया भी जाता है दुकानदारों की तरफ से भी कि भाई आप खरीद रहे हैं तो आप ही पे करिएगा, हम कहाँ से पे करेंगे। लेकिन सर सरकार ये बदलाव क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे भी कई आंकड़े कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि 88% डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। और हर महीने सर ये आंकड़ा देखिए, ये तादाद 23 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। उनके वैल्यूएशन को देखा जाए तो करीब 30 लाख करोड़ का लेन देन हो रहा है। और व्हाट इज़ द फ्यूचर, अब फ्यूचर की बात की जाए तो आने वाले समय में कहा जा रहा है कि 60 करोड़ नए यूजर्स जुड़ सकते हैं और हर महीने करीब 100 से 150 अरब वो ट्रांजैक्शन होने का अनुमान है। यानी आगे भी सर इसमें बढ़ोतरी होगी यूपीआई पेमेंट्स में। क्या इसी यही बड़ी वजह है सर जिस वजह से एमडीआर लगाने की सोच? नहीं, देखिए उसके पीछे एक बड़ी वजह विशाल ये भी है कि जो
पेमेंट एग्रीगेटर हैं जो जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार की तरफ से तैयार किया गया है एनसीपीआई की के जी। एनपीसीआई के जरिए। इन सबका तर्क ये है कि साहब चूंकि कोई फीस नहीं लग रही, कोई पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ जो डिजिटल पेमेंट है या जो डिजिटल पेमेंट का जो इकोसिस्टम है वो ठहर गया है, उसमें नई ग्रोथ आनी अब मुश्किल हो गई है। और इसलिए पैसा लिया जाना जरूरी है। जब पैसा आएगा तो नया इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा इसमें, क्योंकि इनका कहना यह है कि अभी भी बिलियंस ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो पर मंथ हो रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ 3 गुना ट्रांजैक्शन को बढ़ाए जाने की गुंजाइश मौजूद है। तो ये एक बड़ा भारत में जो यूपीआई का जो पूरा या आप पेमेंट को अगर आप देखें डिजिटल, उसका एक बड़ा बड़ा बेस जो है वो पिछले 5-6 साल में तैयार हुआ है। लेकिन इसमें अभी बढ़ोतरी की गुंजाइश है। नया पैसा कैसे आएगा अगर आप नई कोई फीस नहीं लगाएंगे? इस वजह से इस पर पैसे लिए जाने का एक बड़ा तर्क इन तमाम कंपनियों का था। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी जो लिस्टेड पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके शेयरों में भी बड़ा उछाल आया इस चीज को देखते हुए कि अब इनको एक पैसा मिलना शुरू होगा जो भी मर्चेंट्स के पास पेमेंट होंगे। तो रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना बढ़ रही है। बिल्कुल जी, चलिए इस पूरे मामले पर पेमेंट इंडस्ट्री क्या चाहती है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से जो कहा है कि जीरो एमडीआर नीति जो है उस पर दोबारा विचार करने की मांग है। पीसीआई का कहना है कि यूपीआई नेटवर्क को चलाने और बढ़ाने में सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव स्कीम है उससे करीब 1,500 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। यानी खर्च और सहायता के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ सुझाव दिए हैं पीसीआई ने प्रवीण सर। रुपए डेबिट कार्ड पर एमडीआर जो है वो लागू किया जाए, यूपीआई पर सिर्फ बड़े कारोबारी यानी लार्ज मर्चेंट से 0.3% एमडीआर लिया जाए, छोटे दुकानदारों को राहत दी जाए। तो जो छोटे दुकानदार हैं उनके एंगल से कुछ बात बन रही है सर, उनको राहत मिलेगी? नहीं, देखिए अब इसमें ये बात है, जहां मान लीजिए आप परचून की दुकान पर गए, वहां आपने 100, 200, 500 रुपए का जो आपने पेमेंट किया, 600 रुपए का पेमेंट किया, उन सबको इससे बाहर रखने की बात कहेगी ताकि जो छोटे आप किराना दुकान पे जाते हैं या सर, उन कहीं पर और तो आप ऑलरेडी जिस इतनी काम आफत है प्रवीण सर, लगातार हम लोग जो किराना दुकानदारों को लेकर स्टोरीज करते रहते हैं, उन पर तो सर्वाइवल का ही जो है वो खतरा है। तो ऐसे में छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी इस मोर्चे पर, तो ये तो अच्छी खबर है। हाँ नहीं, ये देखिए राहत तो अभी भी है उसमें जी। कोई, क्योंकि वो इनकम टैक्स से चूंकि फ्री है इसलिए वहां पर कोई किसी तरह का चार्ज नहीं लग रहा था, तो राहत तो। और सरकार ने अपने इनकम टैक्स बिल जो 2026 था उसमें भी इस चीज को कहा था। और अब चूंकि अमेंडमेंट सरकार लेकर आ रही है जो इस बिल का, जी। उसमें इसको लेकर आने की बात कही जा रही है। तो देखिए उसमें दोनों चीजें हैं विशाल, केवल छोटे दुकानदार नहीं है, उसमें जितने ई कॉमर्स साइट है वहां पर भी जो यूपीआई का पेमेंट है वो भी आपका फ्री रहेगा एक तरह से। लेकिन जो बड़े ट्रांजेक्शन है वहां सरकार लेने की बात कर रही है। जाहिर तौर पर छोटे जो लेन देन है उसमें यूजर को भी फायदा होगा। मैं सीधे सीधे इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि खरीदारी कोई भी हो, इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर जो एंड यूजर है, जो खरीदार है, उसके ऊपर पड़ने वाला है। चाहे 3 रुपए हो, चाहे 5 रुपए हो, पूरा का पूरा खर्च जो है, जो भी मर्चेंट है, अगर रिटेल में कोई सेल्स होती है तो उसका खर्च सीधा सीधा जो खरीदार है उस पर डालेंगे। आपको मैं एक बार मतलब एक उदाहरण दे जी। देता हूं। क्रेडिट कार्ड का आप कुछ सर्टेन जगहों पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दुकानदार आपसे उसका क्रेडिट कार्ड का जो यूजर फी है उसको लेते हैं आपसे, कभी 4%, कभी 2% के हिसाब से लंबा चौड़ा चार्ज आता है। जबकि वैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे किसी भी ऑनलाइन साइट के लिए, तो आप पर क्रेडिट कार्ड के यूसेज के चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर आप किसी दुकान पर जाकर उसको क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करेंगे तो वहां पर अक्सर जो शॉपकीपर हैं वो उसके लिए अलग से चार्ज लेते हैं। तो जी। खर्चा आपके ऊपर बैठने वाला है अगर ये चार्जेस लागू होते हैं। चलिए, वित्त मंत्रालय ने जो कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया उस मामले को भी समझ लेते हैं, क्योंकि प्रवीण सर भी लगातार जो है अपने स्टेटमेंट में इस बात को दोहरा रहे हैं। देखिए, इस संशोधन के जरिए जो है सेक्शन 10A को हटाने का प्रस्ताव है, और यही सेक्शन है जो अभी जो है यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड पर जीरो एमडीआर यानी 0% जो शुल्क है वो लागू रखता है। तो कहा जा रहा है कि अगर ये प्रस्ताव हटता है तो सरकार भविष्य में यूपीआई पर एमडीआर लागू करने की जो अधिसूचना है यानी नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकती है, और यहीं से जो है सारा रायता जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए, यूपीआई से जुड़ी हुई एक और कहानी है प्रवीण सर। कहा जा रहा है कि अगर ऑनलाइन ठगी अगर होती है तो उसको रोकने को लेकर अब बैंकों ने एक सुझाव दिया है। बैंक ने कहा है कि
1 घंटे तक जो है थोड़ा सा वो बफर टाइम मिले, ताकि हम लोग जो है किसी भी सस्पिशियस जो है ट्रांजैक्शन उसको ट्रैक करें। ये क्या मामला है और इसको क्यों मानने से जो है इनकार किया गया, और उसके पीछे क्या तर्क दिया गया? उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि येस और नो का ऑप्शन आया है, तो पूरा मामला क्या है, थोड़ा समझाइए सर। नहीं नहीं, ये देखिए, बैंकों का तर्क नहीं था कि आप डिलेड जो पेमेंट है प्रोसेस करना उसको करा जाए, ये सर आरबीआई का आरबीआई का दरअसल जी तर्क था। जी हाँ बिल्कुल, आरबीआई का तर्क था कि साहब, आरबीआई देखिए नई गाइडलाइंस, नए ड्राफ्ट रूल लेकर आने के लिए तैयार है। और आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उनके साथ बैंकों के जो सीईओज हैं उनकी बैठक हुई थी बहुत हाल में ही। जी और इसमें जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहे हैं उनको रोका कैसे जाए, पूरा का पूरा जो बैठक का एजेंडा वो सिर्फ इसी चीज पर था। रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले और हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था विशाल, कि रिजर्व बैंक ये चाहता है कि जब आप बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं 10,000 रुपए या उससे ऊपर के, तो वो सीधे सीधे तुरंत के तुरंत या इंस्टेंट पेमेंट ना हो जाए अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। इसको डिलेड वे में करा जाना, यानी 1 घंटे बाद ये ट्रांजैक्शन दूसरे के जिसको आप कर रहे हैं उसके खाते में रिफ्लेक्ट हो। इसके जरिए करने की ये कोशिश है कि जो फ्रॉड है वो ना हो पाए, किसी को कोर्स करके, किसी को जबरदस्ती एक्सटॉर्शन करके आप किसी को किडनैप कर लिया और उसके बाद उससे कहा कि आप पैसे ट्रांसफर करो, तो वो तुरंत का तुरंत ट्रांसफर ना हो पाए, वो पेमेंट अटके, इन बिटवीन आप पुलिस को सूचना दे पाए। इस तरह का फ्रॉड को रोकने की वो तैयारी की। जी अब उसको जो ड्राफ्ट रूल है उसमें 2-3 चीजें नई आ रही हैं निकल कर। एक बात ये आ रही है कि क्या हम एक ऐसा यस और नो का एक हम ऑप्शन दे सकते हैं या नथिंग का, जिसके जरिए जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक जो बटन है वो पॉपअप हो जी जिसमें आप या यूपीआई तो ऐप नहीं ट्रांजैक्शन कहा को जा रहा है सर, यूपीआई ऐप में बिल्कुल एक जो है ऑप्शन आएगा तुरंत यस और नो का। कहा बिल्कुल जा रहा है कि यस कीजिएगा तो तुरंत पैसा चला जाएगा, नो कीजिएगा तो वो रद्द हो जाएगा, और अगर आपने कोई कमांड नहीं प्रेस की तो 1 घंटे के बाद जो है पैसा खुद ब खुद जो है ट्रांसफर के पास जो है वो चला जाएगा। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल एक है कि ये तो यूपीआई का बिल्कुल मोटिव ही जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए तुरंत पैसा गया ही नहीं, तो जब यूपीआई लॉन्च हुई थी तब लोगों को यही कहा गया था कि आप इधर क्लिक कीजिए, इधर विदिन सेकंड जो है पैसा चला जाएगा। तो इस बात का विरोधाभास है कि नहीं है? हाँ, तो इसी चीज को लेकर बैंकों और जो यूपीआई को चला रहे हैं एनपीसीआई, उनका और आरबीआई के बीच में थोड़ी सी जो मतभेद है वो दिखाई दे रहे हैं। अब इनका यही कहना है कि साहब, जो एनपीसीआई है उसका ये कहना है कि साहब अगर आप इस तरह की टैक्टिक्स लेकर आते हैं तो ये जो पूरा का पूरा जो हम डिजिटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा करना चाहते हैं जिसमें ग्रोथ की अभी बड़ी संभावनाएं हैं, वहां पर एक बड़ा इसको नुकसान होगा, वो ग्रोथ को ये रोकने वाला काम है। अब इसके लिए ये कहा गया है कि साहब, जो बैंकों का कहना है, उनका ये कहना है कि 2 काम हम कर सकते हैं। एक तो जो 10,000 की लिमिट है इसको बढ़ाकर हम 20 और 25,000 रुपए ठीक है, कर दें, ठीक जो है। डिलेड ट्रांजैक्शन करने की बात है। हम्म, दूसरा तरीका उनका कहना यह है कि इसको भी ना करें, हम एक काम ये कर सकते हैं कि जितने और ट्रांजैक्शन हैं जहां संदेह पैदा हो रहा है, हम उन ट्रांजैक्शन को केवल रोकें, उनको डिले करें, बाकी अच्छा हर ट्रांजैक्शन को होने दिया जाए। जैसे मान लीजिए अब कोई रात के 2 बजे कर रहा है या सुबह के 4 बजे अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, 3 बजे कर रहा है, तो वो एक अलार्म रेज करता है, एक अलर्ट रेज करता है कि साहब इस टाइम कोई ट्रांजैक्शन क्यों कर रहा होगा जब देश में ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। तो वहां एक ऑथराइजेशन की प्रोसेस आए कि साहब यस कीजिए, नो कीजिए, या ये चीज है। ओके ओके दूसरी बात है कि आपका मान लीजिए नया अकाउंट कोई खुला है और उस खाते में पैसा भेजा जा रहा है, किसी ने नया अकाउंट खोला और आपके अकाउंट से पैसे उसमें जा रहे जो हैं, आप तो म्यूल जो अकाउंट वाला म्यूल मामला भी अकाउंट, समझाते थे सर, बिल्कुल म्यूल अकाउंट वाला भी जो मामला आप बिल्कुल, तो जो समझाते थे। म्यूल अकाउंट वाला मामला है ये माना जा रहा है कि कहीं ये इस तरह के तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, इसलिए इनको रोका जाए। तो इस तरह की चीजों को जो या अननोन कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है, और ऐसे किसी व्यक्ति को आप 10,000 या 20,000 रुपए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन अगर आते हैं तो जी बैंकों का उस पर, या बैंक या जो एग्रीगेटर वहां पर एक अलर्ट का जो या अलार्म रेज होता है और उनको देखने की जरूरत है। इस तरह से फ्रॉड अकाउंट को या फ्रॉड जो ट्रांजैक्शन है उनको रोका जाना चाहिए।
लेकिन मेरे मेरे समझ से सर ये कदम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार भी जो है बड़ी सजग है। हर बार अगर हम लोग किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो जो है कॉलर ट्यून में जो है लोगों को आगाह करने की कोशिश की जा रही है। साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कई लोग जो है ब्यूरोक्रेट से लेकर आम लोग तो फंसते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट सीनियर सिटीजन्स भी जो है जिस तरह से जो जाल में फंसते जा रहे हैं सर, वैसे लोगों को जो है बड़ी राहत मिलेगी। और ऐसा इस कहानी में एक और एंगल भी मैं जोड़ना चाहूँगा सर, माइथोस को लेकर भी लगातार आप जो है कहानियाँ बताते रहते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम में वो लूप होल खुद अपने आप जो है वो पहचान लेता है, उसके बाद पूरे सिस्टम को जो वो करप्ट कर लेता है या अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करता है। ऐसे सब चीज़ों को जो है रोकथाम करने में बड़ा मददगार होगा। क्या आप सहमत हैं सर? बिल्कुल। ना बिल्कुल, देखिए सरकार की कोशिशें हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये मानकर चलिए कि बड़े पैमाने पर जो डिजिटल फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, वो हो रहे हैं, वो रोके नहीं जा पा रहे हैं। और ये भी कहा गया इसी पूरी प्रोसेस में कि अगर 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन को बहुत थोड़ा भी माना जाए, जो 2% भी अगर माना जाए, तब भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे यूपीआई ट्रांजेक्शन का मंथ ऑन मंथ, वो इतना बड़ा है कि 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक मैकेनिज्म इस तरह का जरूर बनना चाहिए जहां पर कि हर ट्रांजैक्शन, फ्रॉड ट्रांजैक्शन ना भी रोका जा सके, लेकिन उसमें कम से कम 80-90% भी अगर आप ट्रांजैक्शन फ्रॉड वाले रोक लेते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि विशाल मानी जा सकती है।